Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss asset valuation. कोर्स का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। एसेट वैल्यूएशन क्या चीज़ है? अक्सर हमें सुनने में आता है कि हम एक कुछ एसेट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके हम मार्केट में जाते हैं, उसकी कीमत का पता करते हैं तो मार्केट में उसकी मुख्तलिफ कीमत या मुख्तलिफ रेट्स हमें मिलते हैं। अब एक तो वो रेट होता है जो मार्केट में चलता है और एक वो रेट होता है जो कि इस एसेट का एक अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक अपना अंदरूनी कीमत होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक एसेट अगर हम ले रहे हैं तो वो लेने के काबिल है या नहीं है? क्योंकि मार्केट में जो प्राइस बताया जा रहा है हो सकता है वो बिल्कुल सही हो सकता है वो कम हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो। अब इस चैप्टर का मकसद यही है कि आप लोगों को समझाया जा सके ताकि हम सीख सकें कि जो भी एक एसेट हो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं बताता चलूं कि ये चूँकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है तो हम आम एसेट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को किस तरह वैल्यूएशन करते हैं, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में भी मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन सिर्फ इस चैप्टर में बॉन्ड्स और शेयर्स तक महदूद रखेंगे। आपके सामने ये एसेट वैल्यूएशन की डिफिनीशन आ रही है। ये बता रहे हैं कि एसेट वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट यूजिंग बुक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल्स लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल एनालिसिस, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स और कंपैरेबल। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एसेट वैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एसेट की अंदरूनी कीमत मालूम करना चाहते हैं, या वो हमारा टारगेट होता है कि हम एक एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करें, और इसको फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार यूज़ होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इसके मुख्तलिफ मॉडल यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है, प्राइसिंग ऑप्शंस है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स है, या फिर कंपेरेबल्स हैं। ये हम इस चैप्टर में बाद में सीखेंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के बारे में। आज हम कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन के हवाले से पहले कुछ आम डिफिनीशन याद कर सके जो बाद में इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे। इवॉल्यूशन के टेक्निक्स या जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उन पे जाने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में सीखें, जिसमें सबसे पहले सीखना चाहिए व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू एंड व्हाट इज़ बुक वैल्यू। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़रूरी है। मार्केट वैल्यू का मकसद होता है जो एक एसेट है मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। सपोज़ एक बॉन्ड है, वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है 1500 रुपये का, तो जो ये मार्केट ने इसकी प्राइस लगाई है, मार्केट ने इसकी जो वैल्यूएशन की है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मार्केट वैल्यूएशन जो मार्केट ने वैल्यूएशन की है ये उसके एसेट की अपनी कीमत से ज़्यादा हो, ये उस एसेट की अपनी कीमत से कम भी हो सकती है, और ये उस एसेट की अपनी कीमत के बराबर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। बुक वैल्यू क्या है? अब मार्केट वैल्यू के मुकाबले में बुक वैल्यू एक एसेट की वो वैल्यू है जो अकाउंटिंग बुक्स में लिखी गई होती है। मतलब ये वो कीमत नहीं है जिसमें आप मार्केट पे एक चीज़ खरीद या बेच रहे होते हैं, बल्कि ये वो कीमत है जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं। उसमें आप एक एसेट्स को किस तरह वैल्यूएट करते हैं और उसकी कितनी कीमत रहती है। नॉर्मली ये वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि एक एसेट जो हमने उसके हिस्टोरिकल कास्ट पे लिया होता है उससे उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो जो कीमत बच जाती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? हमने बुक वैल्यू पढ़ा, मार्केट वैल्यू पढ़ा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज ए मेयर ऑफ what an asset is worth. This measure is arrived at by means of an objective calculation और complex financial model. बताने का मकसद ये है कि एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू एक एसेट की अपनी अंदरूनी छुपी हुई वैल्यू होती है। छुपी हुई वैल्यू की मुराद, मेरा मकसद ये है कि ये एक एसेट की वो वैल्यू जिसकी वो वाकई उसमें वो सकत हो, उसमें वो चीज़ हो। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की जैसे ही आए। हो सकता है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत मुख्तलिफ आए। ये कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मुख्तलिफ मॉडल यूज़ करते हैं और उन मॉडल्स के बेस पे एक कीमत कैलकुलेट करते हैं, और वही कीमत फिर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और हम कोशिश करते हैं कि वो एसेट्स ख़रीदते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और उनकी जिनकी मार्केट प्राइस कम हो और जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो। तो इसका मकसद ये है कि ये एसेट
ये एसेट मार्केट जो जिसकी अपनी वर्थ है उससे ये कम कीमत पे फ़रोख्त हो रहा है, इसलिए हम उन एसेट्स को ज़्यादा बाई करने जाते हैं। तो इन शॉर्ट इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये एक एसेट की ओरिजिनल वर्थ है जो फाइनेंशियल मॉडल्स के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। और एक मज़े की बात यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए कोई फिक्स मॉडल नहीं है। लोग इसको मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि जितने भी लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें उन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल मॉडल दैट कैन बी यूज्ड यूनिफॉर्मली टू एस्टिमेट इंट्रिंसिक वैल्यू। While investment decision intrinsic value should be considered in addition to, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इन दोनों के साथ साथ हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब चूंकि एसेट वैल्यूएशन की बात हो रही है तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जिक्र करना भी ज़रूरी है। ये पिछले चैप्टर्स में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, यहाँ पे हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुराद के वक्त के साथ जो एसेट्स की कीमत बदलती रहती है, जो मनी अपना जो मनी है उसकी वर्थ चेंज होती है, इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से मुराद कि जो आज आपके पास पैसे हैं, फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी क्या कीमत होगी, क्या वक्त के साथ ये डिफ्रिशिएट होगी या वक्त के साथ ये ऊपर जाएगी। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला सामने लिखा गया है, इसको आप रिवाइज करें। प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि अगर फ्यूचर में एक एसेट है या फ्यूचर में एक करेंसी है या एसेट जो भी है, फ्यूचर में उसकी वर्थ हमें बताई गई हो, लेकिन हम ये जानना चाहें कि आज उसकी क्या कीमत होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो तो 10 साल बाद मिलेगा 1 लाख रुपया, तो आज उस 1 लाख रुपया की क्या कीमत बनती है। तो अगर आज हम उसकी कीमत कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने स्लाइड पे दिया हुआ है, इसको आप काइंडली रिवाइज करें। अच्छा जी, हम चूँकि इस चैप्टर का मकसद है एसेट वैल्यूएशन करना, और मैंने पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में हम शेयर्स और बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब बॉन्ड क्या चीज़ है? बॉन्ड इज़ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसका मकसद है कि बॉन्ड जो होता है ये एक कर्ज़ा लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इससे आप या कर्ज़ा लेते हैं या आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि उसको कर्ज़ा देकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड्स की कुछ खसूसियात हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि बॉन्ड्स क्या है, इसके फिक्स रिटर्न्स होते हैं। क्योंकि ये कर्जा है, एक डेथ इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इस पर जो रिटर्न है वो वक्त के साथ फिक्स आता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है। मैच्योरिटी पीरियड का मकसद है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपने कुछ वक्त के लिए की होगी, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो जो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही आपको बताया जाता है कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों बाद मैच्योर होगी, मतलब आपको अपने पैसे कितने साल बाद मिलेंगे। और फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू, इसका मकसद है कि अगर ये बॉन्ड मैच्योर होता है किसी ख़ास अरसे बाद, तो उस वक्त आपको जितना आपको इसका रिटर्न मिलेगा और इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो आज ही फिक्स्ड होती है, वो हमें मालूम होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, हो सकता है ये कम हो जाए, नहीं, बल्कि आज से ही इसका तयन किया जाता है और फ्यूचर में इसकी मैच्योरिटी पीरियड और मैच्योरिटी वैल्यू दोनों फिक्स की जाती है। अब शेयर्स क्या चीज़ है? इन कंपेरिजन टू बॉन्ड, शेयर इज़ नॉट अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर इज़ अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप शेयर लेते हैं तो ये आप किसी को कर्जा नहीं देते, बल्कि शेयर आपको मलकियत देती है। सपोज़ आप किसी कंपनी में शेयर्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी में मलकियत हासिल की है। आपके पास जितने शेयर्स होते हैं उतनी ही आपको उस कंपनी की मलकियत का आपको मिल जाती है। अब शेयर्स जो हैं वो बॉन्ड से थोड़े से मुख्तलिफ है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि बॉन्ड कर्जा देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जबकि शेयर मलकियत या एक ओनरशिप हासिल करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा इसमें यह है कि बॉन्ड के रिटर्न फिक्स थे, शेयर के रिटर्न फिक्स नहीं होते, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब शेयर के रिटर्न्स बॉन्ड से थोड़े से डिफरेंट है। बॉन्ड पे जो हमें रिटर्न मिलता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड सूद मिलता है, लेकिन शेयर में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। शेयर पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर हमें डिविडेंड मिलता है।
लेकिन शेयर पे दो किस्म के रिटर्न मिलते हैं, एक डिविडेंड होता है और एक उसका कैपिटल गेन होता है। डिविडेंड क्या चीज़ है? डिविडेंड से मुराद कि जो अगर आपके पास शेयर है तो जिस कंपनी के शेयर है कुछ अरसे बाद, मतलब महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, उस वक्त बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला करते हैं कि आपको डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड मतलब हर एक शेयर पे आपको कंपनी मुनाफा देती है। और कैपिटल गेन क्या चीज़ है? ये जब आपके पास शेयर अपने पास होल्ड करते हैं तो वक्त के साथ साथ इस शेयर की कीमत कम भी हो सकती है और इस शेयर की कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। लेट सपोज आपने एक शेयर 50 रुपये का लिया है और 2 साल पहले, और आज इसकी कीमत 80 चल रही है, तो ये 30 रुपये आप पे जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है इसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो तरह का रिटर्न, आपको एक डिविडेंड मिलेगा और एक कैपिटल गेन मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम जाने कि ये दोनों तरह के रिटर्न मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिले, और ये भी नहीं ज़रूरी कि आपको कैपिटल गेन मिले। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू और मैच्योरिटी पीरियड जो शेयर के होते हैं वो भी इनका पता नहीं होता, ये मालूम नहीं होते। अब बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन। अब अगर हम वैल्यूएशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जिस भी चीज़ की हम अंदरूनी कीमत मालूम करने जा रहे हैं उसमें हमने दो चीज़ों को ज़रूर देखना है। एक देखना है टाइम, कि अगर मैं एक एसेट ख़रीदने जा रहा हूँ तो वो एसेट कितने वक्त तक कारआमद होगा। दूसरा मैंने उसका देखना है वैल्यू, कि जो एसेट मैं ख़रीद रहा हूँ आया उसकी अपनी कोई वैल्यू है। वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिक्स डिफिनीशन मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं मोबाइल ले रहा हूँ तो अब मैं दुकानदार से या उसकी बेचने वाले से ज़रूर पूछूंगा कि ये मोबाइल कितने अरसे तक काम करेगा। तो वो एक एस्टिमेट से बता सकता है कि ये 2 साल 3 साल 4 साल इतने अरसे तक ये आराम से चल सकता है, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? तो मोबाइल में जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, वही इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल लेता हूँ तो इससे मैं कॉल्स करता हूँ तो कॉल्स मोबाइल की वैल्यू है। इससे मैं टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, इससे इंटरनेट यूज़ करता हूँ, इससे कैमरे यूज़ करता हूँ, या फिर इसमें जो मोबाइल मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते हैं उन फीचर्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये कुल मिला के ये मोबाइल की वैल्यू बनती है। तो इसको अगर आप कह सकते हैं किस्म की वर्थ। तो जब भी हम एसेट वैल्यूएशन करते हैं तो हमें याद रखना है कि दो चीज़ों को हमें ज़रूर ख्याल रखना होता है। एक एसेट ख़रीद रहे हैं तो वो कितने अरसे तक काम करेगा और वो हमें कितनी वैल्यू देगा। तो अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएं तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हम एक चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फेस वैल्यू क्या चीज़ है? तो जब भी आप कोई एसेट लेते हैं, सपोज बॉन्ड या शेयर, तो उसकी बिल्कुल फेस पे एक कीमत लिखी होती है। जिस तरह अगर आप अपने जेब से कोई करेंसी का नोट उठाए तो उसके सामने लिखा होगा 100,000 5,000, तो ये जो इसके ऊपर वैल्यू, इसके ऊपर ये जो नंबर लिखा है, ये जो प्राइस लिखी है, यही इसकी फेस वैल्यू है। तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी भी अपनी एक फेस वैल्यू होती है। जैसे कि एक बॉन्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपये। अब कूपन रेट क्या है? अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें हमें रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट की सूरत में, लेकिन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है उसको हम कूपन रेट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैं एक बॉन्ड खरीद रहा हूँ और उस पर 10% कूपन रेट है, तो इसका ये मतलब है कि वो बॉन्ड कुछ अरसे बाद आपको 10% इंटरेस्ट पे करेगा। तो जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। परपिचुअल बॉन्ड। अब एक होता है एक ऐसा बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड हमें पता होता है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड लिमिटेड होता है, वो 5 साल या 10 साल बाद मैच्योर हो जाता है और आपको अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपने इस पर प्रॉफिट कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिनकी मैच्योरिटी लाइफ नहीं होती, जो आप एक बार ख़रीद लेते हैं तो वो फिर कभी मैच्योर नहीं होते हैं, वो फिर पूरी ज़िंदगी आपको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, उसको हम परपिचुअल बॉन्ड कहते हैं। परपिचुअल बॉन्ड को कंसोल बॉन्ड भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। ये कुछ बेसिक डिफिनीशन थे जो मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम सीधा जाएंगे एसेट वैल्यूएशन पे। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।